हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोस हीलिंग टच। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रही हूँ, जो कि है स्टैटिक स्टेबलाइजेशन और डायनामिक स्टेबलाइजेशन। इससे जो पहले वाली जो वीडियोस थी उसके अंदर मैंने ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को और भी ज़्यादा कवर किया था और मैंने आपको स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में भी बताया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ मेरी अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसे जाके ज़रूर चेकआउट करना। तो अभी शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है वो ये होता है कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। हमने बात की स्टैटिक स्टेबलाइजेशन की, डायनामिक स्टेबलाइजेशन की, तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को इतनी स्टेबिलिटी की ज़रूरत ही क्या है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है वो एक टाइप का इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट है। इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट यानी कि जो ग्लिनोइड फोसा है और जो हेड ऑफ ह्यूमरस है, इन दोनों की सर्फेसेस जो सारी की सारी सर्फेस है एक दूसरे से आर्टिकुलेट नहीं होती है। जब मैं नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर हूँ, जब मेरा शोल्डर ऐसे हैंग कर रहा है, तो ग्लिनोइड फोसा के जो इंफीरियर पोर्शन है वो ही कांटेक्ट में होता है हेड ऑफ ह्यूमरस के, और इसी की वजह से ये जो इतना ज़्यादा स्टेबल जॉइंट नहीं है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा डिसलोकेट होने वाला जॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा सबलक्सेट होने वाला जॉइंट है। इस वजह से, क्योंकि ये एक इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट है, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, स्टैटिक स्टेबलाइजेशन और डायनामिक स्टेबलाइजेशन की। अब अगर हम सबसे पहले स्टैटिक स्टेबलाइजेशन के बारे में देखें तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है स्टैटिक। स्टैटिक यानी कि कोई चीज जो कि फिक्स्ड होगी और उस फिक्स्ड चीज को हमें स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करना है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे। जो स्टैटिक स्टेबलाइजेशन होता है वो तब वर्क करता है जब हमारा जो शोल्डर, ऐसे मैं नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर खड़ी हूँ, जब मेरा जो शोल्डर है वो ऐसे नॉर्मली हैंग कर रहा है, तो इस टाइम पे जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को जो स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं स्टैटिक स्टेबलाइजेशन। यानी कि स्टैटिक मतलब कि जब नॉर्मली जो मेरा जो शोल्डर जॉइंट है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है, जो नॉर्मल ऐसे हैंग कर रहा है, यानी कि स्टैटिक पोजीशन में वो कोई भी फंक्शन, कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा, इस टाइम पे जब स्टैटिक पोजीशन के ऊपर है और इस टाइम पे जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है चीजें, जो भी पैसिव स्ट्रक्चर्स है, जो भी लिगामेंट्स, कैप्सूल है जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं स्टैटिक स्टेबलाइजेशन। अब इस नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर भी इसको स्टेबिलिटी की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्लिनोइड फोसा होता है वो काफी स्मॉल होता है और जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है उसकी जो साइज होती है काफी बिग होती है। और जब मैं ऐसे नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर हूँ, जब मेरा शोल्डर ऐसे हैंग कर रहा है, तो सिर्फ जो इंफीरियर वाला जो पोर्शन होता है ग्लिनोइड फोसा का, सिर्फ वो ही कांटेक्ट में होता है हेड ऑफ ह्यूमरस के, और जो ग्रेविटी होती है वो कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ, इंफीरियर की तरफ पुल कर रही होती है। तो अगर हमारे पास स्टेबलाइजेशन नहीं होगा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को, तो फिर वो जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो इंफीरियर की तरफ ट्रांसलेट कर जाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, स्टैटिक स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है। स्टैटिक स्टेबलाइजेशन को अच्छे से याद रखने के लिए आप लोगों को सिर्फ 3 आई को याद रखने की जरूरत है। अगर आप इनका नेम याद रख लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कि स्टैटिक स्टेबलाइजेशन के अंदर कौन कौन 3 चीजें आती है जो कि स्टेबलाइज करके रखती है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को। तो जो फर्स्ट आई है उसका मतलब है इंटरवल कैप्सूल, जो सेकंड आई है इसका मतलब है इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर, और जो थर्ड आई है उसका मतलब है इंक्लिनेशन ऑफ ग्लिनोइड फोसा। अब अगर हम फर्स्ट आई को देखें तो इसका मतलब है इंटरवल कैप्सूल या फिर रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। तो अगर आप लोगों को पहले के लेक्चर्स पता होंगे तो रोटेटर इंटरवल कैप्सूल के अंदर 3 चीजें आती है, जो कि होता है कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट, और ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सुपीरियर पे प्रेजेंट होते हैं। तो कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, सुपीरियर कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो कि इनके मिडल में प्रेजेंट होता है, और जो थर्ड नंबर पे प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, यस, सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। तो ये 3 चीजें को मिला के रोटेटर इंटरवल कैप्सूल बना होता है। तो उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है और ये एक तरह का फोर्स एक्सर्ट करता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर। अगर ये सुपीरियर की तरफ प्रेजेंट है और वो एकदम एक फोर्स एक्सर्ट करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरफ से वो फोर्स जो है एक्सर्ट करेगा रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। अब जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है इसके ऊपर इसके अलावा एक और फोर्स एक्सर्ट हो रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो रहा है या फिर इंफीरियर डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, जो कि किस चीज़ का हो रहा है, ग्रेविटी का। तो जो ग्रेविटी है
वो भी एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है इंफीरियर डायरेक्शन के अंदर, और जो ये रोटेटर इंटरवल कैप्सूल है वो भी इस डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा, वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगा। अगर आपने वेक्टर्स पढ़ा होगा 12th या 11th में जब भी था, तो आप लोगों को पता होगा कि जो टू फोर्सेस के जो कंपोनेंट्स है तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ इसी डायरेक्शन के अंदर होगा। ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ पुल कर रही है, और जो रोटेटर इंटरवल कैप्सूल है वो सुपीरियर की तरफ एक फोर्स ऐसे एक्सर्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, वो रिजल्टेंट इसका जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, कंप्रेसिव फोर्स दे रहा है ग्लिनोइड, ये जो ग्लिनोइड फोसा है उसके ऊपर एक कंप्रेसिव फोर्स दे रहा है। तो इस वजह से ये जो इसके स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो कंटिन्यूसली एक कंप्रेसिव फोर्स इसको लगता रहता है ग्लिनोइड फोसा के इंफीरियर पोर्शन के ऊपर, और इस वजह से वो इसी पोजीशन के अंदर स्टक होके रहता है। तो ये तो था फर्स्ट इंटरवल कैप्सूल, जिसके अंदर एक फोर्स ऐसे एक्सर्ट हो रहा था इंटरवल कैप्सूल की वजह से, और एक ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ एक्सर्ट हो रहा था। तो उसका रिजल्टेंट जो फोर्स है, जो रिजल्टेंट जो हेड ऑफ ह्यूमरस है, वो एक कंप्रेसिव फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ग्लिनोइड फोसा के ऊपर। अब जो नेक्स्ट आई है, इसका मतलब है इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर, बेसिकली नेगेटिव इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर। तो जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट होता है उसका जो कैप्सूल होता है उसके अंदर कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती है, वो एक टाइप का एयर टाइट वैक्यूम होता है। तो इस वजह से अगर कोई दो स्ट्रक्चर्स है और उनके आसपास वैक्यूम क्रिएट कर दे, यानी कि उनकी जो एयर है पूरी वहां से हटा दे, उनको पूरा उधर से जो एयर है वहां से हटा दे, तो वो क्या हो जाएगा, वैक्यूम वहां पर क्रिएट हो जाएगा। और उस वजह से क्या होता है कि दो स्ट्रक्चर्स आपस में टाइट होकर रहेंगे, वो एक दूसरे से हिलेंगे नहीं। तो इस वजह से जब भी हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, कहीं पे भी आप लोगों ने भी देखा होगा, तो वो एक तरह से दोनों जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसी तरह से जो कैप्सूल होता है वो भी एक एयर टाइट वैक्यूम होता है, और इस वजह से जो ग्लिनोइड फोसा होता है और जो हेड ऑफ ह्यूमरस होते हैं वो आपस में अटैच होके रहते हैं, और जो इंफीरियर ट्रांसलेशन होता है हेड ऑफ ह्यूमरस का वो हम प्रिवेंट कर पाते हैं। लेकिन सपोज करो जो कैप्सूल है उसके ऊपर टीयर हो गया, या फिर जो लेब्रम है उसके ऊपर टीयर हो गया, तो अब क्या होगा कि आसपास की जो एयर है वो कैप्सूल के अंदर एंटर हो जाएगी, और अब जो वैक्यूम है वो वहां पर नहीं रहेगा। तो उस वजह से उन केसेस के अंदर क्या देखा जाता है कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो इंफीरियर की तरफ ट्रांसलेट हो गया, क्योंकि अब कोई वैक्यूम ही नहीं है आसपास में, तो वो दोनों आपस में अटैच होके नहीं रह पाते इतना। तो इस वजह से इन केसेस के अंदर थोड़ा इंफीरियर ट्रांसलेशन देखा जाता है हेड ऑफ ह्यूमरस का। अब जो नेक्स्ट है वो है इंक्लिनेशन ऑफ ग्लिनोइड फोसा। तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि मैंने आप लोगों को नॉर्मल ओरिएंटेशन बताया था हेड ऑफ ह्यूमरस का भी और ग्लिनोइड फोसा का भी, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जो मेरी पहली वाली वीडियोस है उनको जरूर चेकआउट कर लेना ये वीडियो देखने से पहले, क्योंकि वरना आप लोगों को काफी सारी जो चीजें उसमें कंफ्यूजन रहेगा और आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो नॉर्मली क्या होता है, जो ग्लिनोइड फोसा होता है उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो स्लाइटली अपवर्ड की तरफ ओरिएंटेड होता है, और इसका फायदा ये है स्टेबिलिटी के अंदर कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो एक तरह का इंफीरियर जो ट्रांसलेशन है वो एक तरह का ब्लॉक हो जाएगा। अगर जो ग्लिनोइड फोसा है वो अपवर्ड की तरफ स्लाइटली ओरिएंटेड नहीं होगा और वो ऐसा होगा, तो उस वजह से क्या होगा, काफी ज्यादा चांसेस है कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो आसानी से जो इंफीरियर की तरफ ट्रांसलेट हो जाएगा। लेकिन इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो ग्लिनोइड फोसा होता है वो स्लाइटली अपवर्ड की तरफ ओरिएंटेड होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है उसको थोड़ा सा ये ब्लॉक कर देता है और इंफीरियर ट्रांसलेशन को थोड़ा सा ब्लॉक कर देता है। तो इस वजह से जो इंक्लिनेशन है, जो ग्लिनोइड फोसा का जो स्लाइटली अपवर्ड की तरफ ओरिएंटेशन है वो भी जो ब्लॉक कर देता है हेड ऑफ ह्यूमरस के इंफीरियर ट्रांसलेशन को, और ये एक तरह की प्रोवाइड करता है स्टैटिक स्टेबिलिटी को। इसके अंदर आप जैसा कि अब तीनों के अंदर आप देख सकते हो, किसी के अंदर भी मसल्स का रोल नहीं था, किसी के अंदर भी कोई एक्टिव कंट्रैक्शन नहीं हो रहा था, और इस वजह से इसको बोलते हैं स्टैटिक स्टेबलाइजेशन। और इसके अंदर जो पैसिव स्ट्रक्चर्स होता है वो हेल्प करते हैं स्टेबिलिटी के अंदर। इसके अंदर भी आप देख सकते थे कि जो कैप्सूल और लिगामेंट्स की हेल्प से वो स्टेबिलिटी हो रही थी। इसके अंदर जो कैप्सूल है उसके अंदर वैक्यूम था, इस वजह से स्टेबिलिटी हो रही थी, और इसके अंदर जो ग्लिनोइड फोसा है उसका एंगल जो है वो स्लाइटली अपवर्ड की तरफ ओरिएंटेड है, और वो प्रिवेंट कर रहा है इंफीरियर ट्रांसलेशन को। तो इनके अंदर कोई भी मसल का रोल नहीं है। जो मसल का रोल होता है वो डायनेमिक स्टेबिलिटी के अंदर आता है।
जब हम EMG भी करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी नोट करते हैं, अगर एक पर्सन है वो नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है और उसके हाथ में कोई भी लोड नहीं है, कोई भी डंबल या फिर कोई भी हैवी लोड नहीं है, और उस टाइम पे अगर हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी EMG अगर नोट करें यहाँ पे जो मसल्स है उनकी, तो वहाँ पे साइलेंट होगी, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमें नहीं मिलेगी। यानी कि जब हमारा नॉर्मली हम स्टैंडिंग पोजिशन में होते हैं और सिर्फ जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ हमें पुल कर रही होती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे जो पैसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इनफ होते हैं, उनकी हेल्प से हमारी जो स्टेबिलिटी है वो हमें मिल जाती है। लेकिन आप सपोज करो कि कोई जो पर्सन है उसके हाथों में बहुत ज़्यादा हैवी कोई लोड है, 10 kg 15 kg का कोई हैवी लोड है उसके हाथों में, तो इस टाइम पे अब क्या होगा कि ग्रेविटी के अलावा जो हैवी लोड है उसके हाथों के अंदर वो भी इंफीरियर की तरफ पुल कर रहा है हेड ऑफ ह्यूमरस को। तो इस टाइम पे सिर्फ हमारे जो पैसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो काम में नहीं आएंगे अब स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए। इसके अंदर अब हमें एक और स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमें प्रोवाइड करेगा सुप्रा स्पाइनेटस मसल। तो यस, जो सुप्रा स्पाइनेटस मसल होती है वो उस टाइम पे भी वर्क करती है जब अगर हमारे हाथों में कोई भी हैवी लोड है और हम ऐसे नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन में और हम मेरे हाथों में कोई हैवी लोड किसी ने दे दिया, और उस टाइम पे जो स्टेबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ ये जो पैसिव स्ट्रक्चर्स है वो फुलफिल नहीं कर सकते। उस टाइम पे जो हमारी सुप्रा स्पाइनेटस मसल होती है जो कुछ इधर प्रेजेंट होती है, तो वो भी कंट्रैक्ट करती है उसको स्टेबल करने के लिए ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को और उसके इंफीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करने के लिए हेड ऑफ ह्यूमरस के। अब आगे जाके आप स्ट्रोक के पेशेंट्स भी देखोगे, ब्रेन इंजरी के भी पेशेंट्स देखोगे, तो स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि उनकी जो एक साइड की जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी पैरालाइज हो जाती है, यानी कि उनकी जो मसल्स होती है वो बिल्कुल वर्क नहीं करती, वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है। तो उन केसेस के अंदर क्या होता है कि अगर जो शोल्डर है उनका बहुत लंबे टाइम के लिए ऐसे हैंग कर रहा होगा, तो जब भी शोल्डर, मैंने आप लोगों को बताया कि हैंग करता है, तो हमारे जो पैसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अब उस पैरालाइज वाले पेशेंट्स की जो मसल्स है वो तो सारी पैरालाइज्ड है। तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर उसका जो शोल्डर है बहुत लंबे टाइम के लिए ऐसे हैंग कर रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे, लिगामेंट्स और कैप्सूल, वो क्या होंगे, धीरे धीरे वो स्ट्रेच होने लग जाएंगे, क्योंकि वो इतने लंबे टाइम के लिए उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, वो स्ट्रेच होने लग जाएंगे, उनकी जो इलास्टिसिटी है वो रिड्यूस होने लग जाएगी, और जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है उस टाइम पे वो वर्क कर नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो पैरालाइज्ड हो रखी है स्ट्रोक पेशेंट्स के अंदर। तो इन केसेस के अंदर क्या होगा कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो उसका जो इंफीरियर ट्रांसलेशन होने के या फिर डिसलोकेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि मसल्स है नहीं उसके पास स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, और जो पैसिव स्ट्रक्चर्स है वो इतने लंबे टाइम के लिए वो ओवर यूज हो गए, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो रहे हैं, इस वजह से उनकी इलास्टिसिटी भी जा रही है। तो इस वजह से जो पैसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी धीरे धीरे प्लास्टिक स्टेज के अंदर आ जाते हैं, तो ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर नहीं पाते। तो इन जो स्ट्रोक के जो केसेस होते हैं उनके अंदर सबलक्सेशन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इस वजह से उनको एक ब्रेस दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि उनका जो हैंड होता है, जो शोल्डर जॉइंट होता है, वो बेसिकली सपोर्टेड रहता है। तो एक हम आर्टिफिशियल चीज़ देते हैं उनको सब शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी ये जो स्ट्रक्चर्स है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। ये तो सारी बात हो गई स्टैटिक स्टेबलाइजेशन के अंदर, और इसके अंदर आप लोगों को अगर ये 3 आई याद रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि स्टैटिक स्टेबलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं डायनामिक स्टेबलाइजेशन की। डायनामिक स्टेबलाइजेशन में नाम से पता चल रहा है डायनामिक, तो इसके अंदर जब हम मूवमेंट करते हैं, जब शोल्डर जॉइंट का, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का जब मूवमेंट होता है, उस टाइम पे जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर्स, जो कि होंगे हमारी रोटेटर कफ की मसल्स और बाइसेप्स ब्रेकाई का लॉन्ग हेड, तो ये जो सारी जो स्ट्रक्चर्स है वो डायनामिक स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। अब जो डायनामिक स्टेबलाइजेशन है उसके अंदर बेसिकली 4 चीजें आएगी, जो कि होगी हमारी डेल्टॉइड मसल, उसके बाद हमारी जो रोटेटर कफ मसल्स होंगी, उसके अंदर होगी हमारी इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर और सबस्कैपुलरिस मसल। उसके अलावा जो चौथी हमारी जो रोटेटर कफ मसल होती है वो होती है हमारी सुप्रास्पाइनेटस, तो वो इसके अंदर आएगी। और जो चौथी हमारी जो मसल आने वाली है वो होगी लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। तो जो लॉन्ग हेड है बाइसेप्स ब्रेकाई का वो इसके अंदर आएगा। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टॉइड की। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि जो डेल्टॉइड है यहाँ से ओरिजिनेट होकर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे आके इंसर्ट होती है, और उसके 3 फाइबर्स होते हैं, एंटीरियर, मिडल और जो पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं। और ये जो होती है, जैसे हमारे दिमाग में डेल्टॉइड मसल आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इसका क्या फंक्शन आता है, अबडक्शन का। तो जब ये तीनों की तीनों फाइबर्स
कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साथ में तो क्या होता है, हमारा अबडक्शन मूवमेंट होता है। और अगर इस वजह से और अगर हम इन तीनों फाइबर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगा, यानी कि ये तीनों की तीनों जो फाइबर्स है आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगा। अब आप लोगों ने 12th के अंदर पढ़ा होगा कि जो वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, इनके जो कंपोनेंट्स होंगे, जो पैरेलल और परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स होंगे, वो अब अगर हम ड्रॉ करें तो वो क्या होंगे, वो कुछ इस टाइप से होंगे। इसका ये होगा उसका पैरेलल कंपोनेंट और ये होगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जब भी हम डायनेमिक स्टेबलाइजेशन देखते हैं बुक्स के अंदर तो ये हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है और इसके अंदर हमें वापस से लगता है कि वापस से हम फिजिक्स जो थी वो हम 12th स्टैंडर्ड के अंदर छोड़ के आए थे, लेकिन फिर हम इस डायग्राम्स को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, इसके अंदर वापस से वेक्टर्स या फिर कुछ ऐसा कुछ आने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि काफी ज्यादा ईजी है, आप लोग अच्छे से फोकस्ड होके इसको देखना। तो इसके अंदर जो एफ डी था ये डेल्टॉइड का रिजल्टेंट फोर्स का इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा था। अगर हम इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देखें तो ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया एफ वाई। अब इसको मैंने पैरेलल क्यों बोला और इसको मैंने परपेंडिकुलर क्यों बोला, ये रेफरेंस पॉइंट आपको इसके अंदर लेना है। ये जो लॉन्ग एक्सिस है ह्यूमरस की, ये जो ह्यूमरस है इसकी लॉन्ग एक्सिस है, इसको आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है कि जो ये लॉन्ग एक्सिस है ह्यूमरस की उसके ये परपेंडिकुलर है, तो इस वजह से इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं। और ये y होता है एफ वाई, और अगर ये लॉन्ग एक्सिस है ह्यूमरस की और ये वाला अगर आप कंपोनेंट देखोगे एफ एक्स वाला तो ये इसके साथ साथ में इसके पैरेलल में है, ह्यूमरस के पैरेलल में है ये वाला कंपोनेंट, इसलिए इसको हमने इस पैरेलल कंपोनेंट को हमेशा हम x डिनोट करेंगे। तो ये हो गया हमारा एफ एक्स। अगर आप इस डायग्राम को और अच्छे से देखोगे तो आप लोगों को एक चीज नोट करोगे आप लोग कि जो एफ एक्स वाला जो लाइन है, जो कंपोनेंट है वो ज्यादा बड़ा है और जो एफ वाई वाला जो कंपोनेंट है वो छोटा है। और इसी रीजन की वजह से जो डेल्टॉइड मसल है वो इतनी अच्छी अबडक्टार मसल नहीं है। हम हमेशा से ये पढ़ते आए हैं कि जो प्राइम मूवर मसल होती है वो हमारी डेल्टॉइड मसल होती है और वो इंडिपेंडेंट होके हमारा जो अबडक्शन मूवमेंट होती है वो परफॉर्म कर सकती है, बट ऐसा नहीं होता। जो डेल्टॉइड होती है वो इंडिपेंडेंट होके पूरा की पूरा अबडक्शन मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकती है। अब वो हम देखते हैं कैसे। अब क्योंकि इसका जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता है, तो जैसे ही हम इनिशिएट करने लगते हैं हमारा अबडक्शन मूवमेंट तो उससे पहले एक बहुत ही सुपीरियर डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी फोर्स एक्सर्ट करती है डेल्टॉइड मसल, क्योंकि एक बहुत ही सुपीरियर की तरफ एक ट्रांसलेटरी फोर्स, इसका जो ये वाला आप कंपोनेंट देख सकते हो और ये एक ट्रांसलेटरी कंपोनेंट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर की तरफ एक ट्रांसलेटरी फोर्स एक्सर्ट करती है। और इसका जो रोटेटरी कंपोनेंट है जो कि एक्चुअल में अबडक्शन कराएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स बताई थी कि एक रोटेशन होता है और एक ट्रांसलेशन होता है, तब कहीं जाके जो मूवमेंट होता है वो परफॉर्म होता है। लेकिन जैसे स्टार्टिंग में जैसे इनिशिएट होता है अबडक्शन मूवमेंट तो उस टाइम पे क्या करती है, जो डेल्टॉइड मसल होती है एक बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर की डायरेक्शन के अंदर एक ट्रांसलेटरी फोर्स एक्सर्ट करती है। और इस टाइम पे जो रोटेटरी कंपोनेंट होता है जो एक्चुअल में अबडक्शन मूवमेंट कराएगा तो वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो इस वजह से इसके अंदर चांसेस क्या होते हैं कि जैसे ही अगर जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर की तरफ ट्रांसलेट कर जाएगा तो ऊपर हमारी क्या है, कोरैको एक्रोमियल आर्च, तो उसको भी वो इम्पिंच कर सकता है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो डेल्टॉइड मसल है उसको बहुत ज़्यादा सुपीरियर की तरफ ट्रांसलेट होने हम ना दें और उसको इन्फीरियर की तरफ ही रखें। तो इस चीज़ को करने के लिए हमारी जो रोटेटर कफ मसल है वो अब एक्शन के अंदर आती है। तो जो रोटेटर कफ मसल्स है वो जो हेड ऑफ ह्यूमरस को इतना ज़्यादा सुपीरियर की तरफ ट्रांसलेट नहीं होने देती है। और वो कैसे नहीं होने देती है, वो हमारी जो इंफ्रास्पाइनेटस और जो टीरीज माइनर मसल है और जो सबस्कैपुलरिस मसल है वो बेसिकली क्या करती है, जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है उसके एक्सेसिव सुपीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करती है। वो कैसे करती है, अब जैसे ये हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल है और ये हमारी टीरीज माइनर मसल है। अब ये जैसे ही जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इनका जो रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ तो अभी तक क्लियर हो गई होगी। और अब अगर हम इस रिजल्टेंट फोर्स के अगर हम वेक्टर्स को निकालेंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट को निकालेंगे तो वो किस तरह से होंगे, ये हमारा पैरेलल कंपोनेंट होगा
और ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। अब अगेन मैंने इसको क्यों पैरेलल कंपोनेंट बोला और इसको क्यों परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोला, क्योंकि अगर हम ह्यूमरस को देखें, लॉन्ग एक्सिस ऑफ ह्यूमरस को देखें, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो इसके पैरेलल के अंदर है ह्यूमरस के, तो इस वजह से ये पैरेलल कंपोनेंट हो गया। और ये वाला जो कंपोनेंट अगर हम देखें और जो ह्यूमरस को देखें तो उसके ये अगर ह्यूमरस है तो उसके परपेंडिकुलर के अंदर है ये कंपोनेंट, तो इस वजह से इसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं। अगर इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो ये परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है उसके अंदर ये हमारा ग्लिनोइड फोसा और ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, एक ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो एक अंदर की तरफ कंप्रेसिव फोर्स जनरेट कर रहा है। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, इसके ऊपर एक कंप्रेसिव फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और इसी वजह से जो इंफ्रास्पाइनेटस टीरिस माइनर होते हैं वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को बाय प्रोड्यूसिंग एक कंप्रेसिव फोर्स। अगर आप इसके दूसरे कंपोनेंट को देखोगे तो वो इन्फीरियर की तरफ डायरेक्शन के अंदर है, तो अब ये वाला जो कंपोनेंट है वो इन्फीरियर की डायरेक्शन के अंदर है और इसके अंदर जो ये एफएक्स कंपोनेंट था ये सुपीरियर की डायरेक्शन के अंदर था। तो ये दोनों, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को और इस वजह से जो हेड ऑफ ह्यूमरस के जो एक्सेसिव सुपीरियर ट्रांसलेशन को जो हमारी रोटेटर कफ मसल्स होती है वो कैंसिल आउट कर देती है और इस वजह से ये हेल्प करती है, जो ये प्रिवेंट करती है एक्सेसिव सुपीरियर ट्रांसलेशन को, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट है वो इन्फीरियर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है और इसका जो सुपीरियर की तरफ डायरेक्ट कर रहा था कंपोनेंट उसको कैंसिल आउट कर देती है। और इसी वजह से अगर आपके पेशेंट के अंदर रोटेटर कफ मसल्स यानी कि इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर, सुप्रास्पाइनेटस, ये वाले जो मसल्स वीक है और सिर्फ जो डेल्टॉइड मसल की अगर आप स्ट्रेंथनिंग करोगे इस पेशेंट के अंदर तो आप फुल जो रेंज है अबडक्शन का वो नहीं लेकर आ सकते। आप लोगों को रोटेटर कफ मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी अगर आपको पूरा अबडक्शन मूवमेंट चाहिए पेशेंट के अंदर। तो अब हम बात करते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल की। सुप्रास्पाइनेटस मसल कैसे डायनामिक स्टेबलाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। सुप्रास्पाइनेटस को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर के साथ में क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि जो इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर जो है वो क्या कर रहे थे, जो डेल्टॉइड का बहुत ज्यादा एक्सेसिव जो सुपीरियर की तरफ ट्रांसलेटरी जो कंपोनेंट था उसको वो कैंसिल आउट कर रहे थे, लेकिन जो सुप्रास्पाइनेटस होता है वो ऑफसेट नहीं कर पाता, वो कैंसिल आउट नहीं कर पाता जो डेल्टॉइड के एक्सेसिव सुपीरियर ट्रांसलेशन को, इसलिए हम इस जो मसल को हम अलग से पढ़ते हैं। अब ये वाली जो है वो सुप्रास्पाइनेटस मसल है और इसका अगर हम रिजल्टेंट फोर्स जो है वो अगर हम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगा, यानी ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर देगी। अगर हम इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करें पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो वो कुछ इस तरह से होंगे। ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट और ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अगर आप इस इमेज को अच्छे से देखो तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एक तो सुपीरियर की तरफ ट्रांसलेटरी वाला कंपोनेंट बन रहा है बट इसकी जो साइज है वो थोड़ी स्मॉल है, और एक कौन सा कंपोनेंट बन रहा है जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है उसको ग्लिनोइड फोसा के अंदर एक कंप्रेसिव फोर्स देगा। तो इसके जो दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और एक जो सुपीरियर की तरफ जो ट्रांसलेटरी वाला जो कंपोनेंट है वो बन रहा है, बट इसके अंदर जो इसकी जो साइज है वो स्मॉल है और इसी वजह से जो ग्रेविटी है वो इस कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देती है, यानी कि जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ पुल कर रही है हेड ऑफ ह्यूमरस को और इस वजह से जो छोटा सा जो सुपीरियर की तरफ ट्रांसलेटरी कंपोनेंट बना है उसको ग्रेविटी ही कैंसिल आउट कर देती है। तो इस वजह से, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो कौन सा बना है, कंप्रेसिव, जो कंप्रेसिव फोर्स डाल रहा है हेड ऑफ ह्यूमरस को ग्लिनोइड फोसा के ऊपर, तो ये एक तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इसको। और इसी वजह से क्योंकि जो सुप्रास्पाइनेटस है वो खुद अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करके रख सकती है, जो डेल्टॉइड है उसको स्टेबिलिटी देनी पड़ रही है रोटेटर कफ की मसल्स के थ्रू, लेकिन जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है वो खुद ही अपने आप को इंडिपेंडेंट होकर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देती है। इस वजह से ये इंडिपेंडेंट होकर जो पूरा अबडक्शन मूवमेंट है वो परफॉर्म कर सकती है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई की। जैसे ये जो लॉन्ग हेड है बाइसेप्स ब्रेकाई का, अब ये कैसे स्टेबलाइजेशन के अंदर हेल्प कर रहा है,
ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की। अब ये हेल्प करता है अपनी पोजीशन की वजह से। जो टेंडन है ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का, ये सुपीरियर की तरफ प्रेजेंट होता है। इसी की पोजीशन की वजह से अगर जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो सुपीरियर की तरफ ट्रांसलेट होना चाहे और ऊपर क्या आ गया हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन, तो वो क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा कोई भी सुपीरियर इंफीरियर जो ट्रांसलेशंस होते हैं या फिर जो एंटीरियर ट्रांसलेशंस होते हैं उनको प्रिवेंट करता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का। और उसके अलावा ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये सुपीरियर की तरफ प्रेजेंट है, ये पूरा इसकी जो पोजीशन है वो कुछ इस टाइप से है, तो वो क्या कर रहा है, जो हेड ऑफ ह्यूमरस है उसको उस सेंटर की तरफ फोर्स भी लगा रहा है। ये ग्लिनोइड फोसा के ऊपर ये सेंटर की तरफ फोर्स भी एक्सर्ट कर रहा है। तो इसके दो मेन जो फंक्शंस होते हैं वो यही होता है कि जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई है वो हेड ऑफ ह्यूमरस को सेंटर की तरफ ग्लिनोइड फोसा के ऊपर फोर्स लगा के रख रहा है ताकि उसकी जो पोजीशन है वो मेंटेन होके रहे और कोई भी सुपीरियर इंफीरियर या फिर एंटीरियर ट्रांसलेशंस जो है उनको भी प्रिवेंट कर रहा है उसकी पोजीशन की वजह से। एज सच कोई मेजर रोल होता नहीं है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का। जो मेजर जो रोल होता है वो होता है रोटेटर कफ मसल्स और डेल्टोइड का। इसके बाद में भी आप लोगों को कुछ डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को वापस से ज़रूर देखना। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना फिजियोस हीलिंग टच को। और प्लीज़ आप जाके मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी चेकआउट करना। मैं नोट्स भी अभी बना रही हूँ बायोमैकेनिक्स के, तो मे भी जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो उस टाइम पर मेरे नोट्स बन चुके हो, तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी चेकआउट करना।